हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं NCERT बेस्ड नोट्स। जी हाँ, क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड NCERT का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि किसी प्रकार के एग्जाम्स का जो बेस होता है वो NCERT ही होता है। तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और साथ साथ नीट में बायोलॉजी में NCERT का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको NCERT बेस्ड पर बनाया हुआ है ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में बैठना हो तो बायोलॉजी पोर्शन में आपका एक बेसिक से लेकर के एक हाई लेवल तक की जो बातें हैं वो आपका क्लियर रहे, कोई डाउट्स न रहे और आप आसानी से सभी क्वेश्चंस कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले के वीडियोज में मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में भी पढ़ाया था जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको चैप्टर 1 से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी नोट्स या उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से वो वीडियो दे सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे तरीके से बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन जीवों को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, कैटेगराइज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस धरती पर 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो एनिमल और प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं, इन प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें या जानकारी प्राप्त करना हमें आसान हो। इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्लासिफिकेशन के कितने यूनिट्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन के 7 यूनिट्स होते हैं जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज था। फिर हम लोगों ने जाना कि किंगडम जो है वो किसी भी क्लासिफिकेशन का सबसे लार्जेस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट होता है, जबकि स्पीसीज जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इन सभी का चर्चा किए थे। जैसे क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने 1753 में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धतिकरण दिया। तो उसके बाद से एक क्लासिफिकेशन शुरू किया गया। उस समय कैरोलस लिनियस ने एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कार्ल लिनियस, यानी जो कैरोलस लिनियस थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन्होंने 2 जगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो एनिमेलिया एंड सेकेंड प्लांटी। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस, all the organisms are divided into 2 kingdom. The kingdom first is the Animalia and second was Plantae. सभी जीवों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो जंतु जगत और दूसरा प्लांटी जगत। अब जंतु जगत और प्लांटी जगत में जो विभाजन था कैरोलस लिनियस का, ये बहुत ही यादगार नहीं रहा, बहुत ही कारगर नहीं रहा, क्योंकि कुछ इसमें कमियां ऐसी आई जो कि काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न करती थी कि ये क्लासिफिकेशन जो था कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया गया इसमें, जिसके वजह से ये क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक नहीं चला। कमियां क्या थी इस क्लासिफिकेशन की? कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया ये 2 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट एनिमेलिया एंड सेकेंड इज द प्लांटी, ये सेल टाइप के रूप से डिवाइड कर दिया गया। जिस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं, तो जितने भी एनिमल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किंगडम एनिमेलिया के अकॉर्डिंग रख दिया गया, और जो भी प्लांट सेल यानी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता था उन्हें
प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में यह क्लियर नहीं हुआ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया जाए, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग इसमें नहीं बताया गया। फंजाई यानी कवकों के लिए भी इनमें कोई विशेष रोल नहीं था, कोई प्लेस नहीं था, इसलिए यह क्लासिफिकेशन जो था बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। फिर इन क्लासिफिकेशन में तमाम प्रकार के परिवर्तन आते गए और ये परिवर्तन 1753 से लेकर के काफ़ी दिनों तक चला और ये पहुंचा 1969 में, 1969 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था R.H. व्हिटकर। वैज्ञानिक R.H. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने सभी जीवों का स्टडी किया और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम रखा गया 5 जगत वर्गीकरण। यानी 5 जगत वाला वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, और ये 1969 यानी 1969 में दिया गया। R.H. व्हिटकर ने विश्व के या इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों को 5 भागों में विभाजित कर दिया। 5 भागों में विभाजित किया, उसके भी कुछ क्राइटेरिया थे कि किस आधार पर उन्होंने यह क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको नाम बताते हैं कि वो 5 जगत जो वर्गीकरण था उस 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से नाम R.H. व्हिटकर साहब रखे थे। तो R.H. व्हिटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो किंगडम था उसे मोनेरा नाम दिया गया, मोनेरा। सेकेंड जो था उसे प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। थर्ड जो था उसमें फंजाई किंगडम, और चौथा एनिमेलिया, और पांचवा प्लांटी यानी प्लांट्स। ये 5 किंगडम R.H. व्हिटकर के अकॉर्डिंग रखे गए। R.H. व्हिटकर जो कि 1969 में अपना क्लासिफिकेशन दिए थे। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी जीव जातियों को इस 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इनका जो क्लासिफिकेशन था ये किन चीज़ों पर आधारित था उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बांटा था उसमें इनका था सेल टाइप। इन्होंने सबसे पहला जो कैरेक्टर चूज किया वो था सेल टाइप, यानी कि सेल का प्रकार किस तरीके के होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया यानी जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये सभी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेल टाइप के बेस पे इन्होंने इनको क्लासिफाइड किया। तो मोनेरा जो होते हैं इनका सेल टाइप्स जो है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स से ये बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। फंजाई जो होते हैं ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होते हैं, और प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं। जैसा कि कैरोलस लिनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग तरीके से डिवाइड नहीं किया था, उसी को दूर करते हुए R.H. व्हिटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, उस 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला पॉइंट उनका था वो था सेल का प्रकार, कि सेल किस तरीके का है, सेल का टाइप। तो मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं, लाइक एज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मोनेरा में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमेलिया यूकैरियोटिक और प्लांटी भी यूकैरियोटिक। दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया वो था सेल वॉल का, सेल वॉल। जी हाँ, कोशिका भित्ति। कोशिका की भित्ति पर भी उन्होंने विचार किया और इस तरीके से उनको डिवाइड किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेल वॉल जो होते हैं वो मोनेरा, जितने भी मोनेरा होते हैं यानी कि बैक्टीरिया
और साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और ये पॉलीसैकेराइड्स के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा के कुछ स्पीसीज में जो होते हैं इन सम स्पीसीज यानी कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टान होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद सेल वॉल की बात कर रहे हैं। मोनेरा में पॉलीसैकेराइड्स का बना सेल वॉल होता है। प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स लाइक जो प्रोटिस्टन होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई जो होते हैं इनमें काइटिन का बना सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल जो होगा काइटिन का बना होगा। एनिमल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगा, जितने भी एनिमल्स होते हैं या किंगडम एनिमलिया इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। और प्लांटी जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, वो भी सेलुलोज का बना सेल वॉल प्रेजेंट है। इस तरीके से आपने दो कैरेक्टर्स देखे जिनको आर.एच. व्हिटकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया। फर्स्ट था सेल टाइप यानी कि सेल किस तरीके के होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स, बाकी सभी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। फिर दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया वो था सेल वॉल का। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं मोनेरा यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। प्रोटिस्टन्स जो होते हैं उनके कुछ स्पीसीज में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई जो होते हैं उनमें काइटिन का सेल वॉल होता है। एनिमलिया एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांटी में सेलुलोज के बने सेल वॉल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने जो लिया वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, या उससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात किया उन्होंने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो कला है जिसे हम लोग केंद्रक कला बोलते हैं उसकी उपस्थिति की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ये मोनेरा में एब्सेंट होते हैं। मोनेरा में एब्सेंट होते हैं। जो लोग पढ़े होंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। तो मोनेरा में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्रेजेंट इन फंजाई, प्रेजेंट इन एनिमलिया, प्रेजेंट इन प्लांट्स, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। चौथा कैरेक्टर उन्होंने जो लिया वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का था, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो सेल होते हैं वो किस लेवल पे वर्क करते हैं। तो मोनेरा जो होते हैं ये सेलुलर होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का तात्पर्य है ये सेल लेवल पे परफॉर्म करते हैं। इनकी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो एक सेल में ही कंप्लीट होते हैं। प्रोटिस्टन जो होते हैं प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी इनमें भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल का है, जबकि हम जैसे ही फंजाई में आते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मल्टी सेलुलर है, तो टिश्यू लेवल का हो जाता है। ये टिश्यू लेवल पे होते हैं। एनिमलिया जो होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे वर्क करते हैं, और प्लांट जो होते हैं ये टिश्यू लेवल पे वर्क करते हैं। तो चौथा जो कैरेक्टर आर.एच. व्हिटकर ने चूज किया अपने क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए 5 जगत वर्गीकरण में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो उन्होंने लिया था सेल का ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से ऑर्गेनिज्म यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है। तो मोनेरा जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं यानी इनमें सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें परफॉर्म करने वाली जो एक्टिविटीज जो होती हैं वो सेल में ही कंप्लीट होती हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोटिस्टा भी जो है ये भी यूनिसेलुलर है और इनकी भी सभी एक्टिविटीज सेल में ही कंप्लीट होती है, जबकि फंजाई मल्टीसेलुलर है तो इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमलिया में ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि प्लांटी में पुनः टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और पांचवा जो कैरेक्टर इन्होंने पिकअप किया आर.एच. व्हिटकर ने अपने इस
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, तो पांचवा कैरेक्टर उनका था न्यूट्रिशन का, कि कौन से एनिमल्स या कौन से प्लांट या किस किंगडम के स्पीशीज किस तरीके से न्यूट्रिशन करेंगे। तो जो भी मोनेरा थे, ये मोनेरा या ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। सम बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो बहुत से ऐसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं जो दूसरे से न्यूट्रिशन कर रहे हैं। तो इनका जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरीके का था। प्रोटिस्टन जो होते हैं इनमें भी ऑटोट्रॉपिक लाइक जैसे यूग्लिना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, लेकिन जितने भी प्रोटोजोन लाइक प्रोटिस्टा हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंजाई। फंजाई जो होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, आप पहले से जानते हैं। ये सैप्रोफाइटिक हैं यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमेलिया आल्सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, सभी एनिमल्स दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और प्लांटी की बात करें ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात थी, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे करके गए थे, एक किंगडम एनिमेलिया और दूसरा किंगडम प्लांटी, जिसमें बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को दूर करते हुए 1969 में R.H. व्हिटकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भाग में डिवाइड करने पर उन्होंने उनका नाम रखा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। और ये क्लासिफिकेशन जो करने का उनका तरीका था वो उन्होंने 5 कैरेक्टर के बेस पर उनको कैटेगराइज किया। ये कैरेक्टर क्या थे? सेल टाइप्स के, किसमें किस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के स्पीशीज में प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है। और लास्ट में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का भी बात हुआ कि किस तरीके से मोनेरा न्यूट्रिशन करते हैं, प्रोटिस्टा किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, या इस तरीके से उन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।